तो चैप्टर कंप्लीट करें फिर। इस सेशन के बाद आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा का पूरा हो जाएगा कंप्लीट और आप हो जाएंगे मास्टर इन मैटर अराउंड अस टॉपिक में। तो अब तक हम सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ चुके हैं, हम सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, हम ये पढ़ चुके हैं कि सॉलिड लिक्विड गैस की वो प्रॉपर्टीज क्यों होती है, सॉलिड सॉलिड क्यों होता है, लिक्विड लिक्विड क्यों होता है, गैस गैस क्यों होती है, ये हम समझ चुके हैं और पढ़ चुके हैं। और अब हम पढ़ते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जिसके अंदर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है जबकि किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों होता है। सेम थिंग एप्लीकेबल टू बॉइलिंग पॉइंट, किसी का हाई क्यों है, किसी का बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है। लेकिन उन सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, टेम्परेचर की एसआई यानी कि इंटरनेशनल यूनिट क्या होती है। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं यूनिट ऑफ टेम्परेचर से। यूनिट ऑफ टेम्परेचर बेसिकली जो हम कॉमन टर्म्स पे यूज करते हैं अपने डेली पार्लर्स में, वो होती है डिग्री सेल्सियस, जिसको कि आप ऐसे लिखते हैं डिग्री सेल्सियस, या फिर कई बार किसी किसी कंट्री के अंदर इसको डिग्री फ़ारेनहाइट भी लिखा जाता है। डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में कन्वर्जन का फॉर्मूला होता है F-32/9 इक्वल टू C/5। अगर आपको सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो C की जगह सेल्सियस की वैल्यू रखिए, अगर आपको फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो F की जगह आप वो फ़ारेनहाइट की वैल्यू रखिए और आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली वो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्जन क्या होता है। लेकिन मैं इस चीज को यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपके कोर्स करिकुलम के अंदर ये है नहीं। आपके कोर्स करिकुलम के अंदर सब कुछ और चीज है जो है डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करें। तो उसके लिए पहले हम समझते हैं कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन में रिलेशनशिप क्या है। लेकिन केल्विन आपको पता होना चाहिए इज अ एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, जो कि हम नॉर्मली बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं। अगर आप अपने घर में थर्मोमीटर्स देखेंगे तो वो भी डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर ही होंगे। मैंने भी पहली बार केल्विन का जो टेम्परेचर या टेम्परेचर थर्मोमीटर था वो अपने कॉलेज में ही देखा था जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और मेरे को कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्स कर रहे थे। तो 2 केल्विन टेम्परेचर की एसआई यूनिट है, पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट बहुत प्रीडोमिनेंटली यूज होती है और सिर्फ इंडस्ट्रियल पर्पस या फिर एक्सपेरिमेंटल पर्पस में केल्विन यूनिट यूज होती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि आइडिया एसआई यूनिट क्या है टेम्परेचर की ये आपको होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि बेसिकली टेम्परेचर सेल्सियस की टर्म्स में वो क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, जबकि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, आई एम श्योर कि आपको ये पता होंगे क्योंकि आपने अगर क्लासेस में भी नहीं पढ़े हैं तो आपने जर्नल टर्म्स में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सुना होगा। तो हम उसको बहुत क्विकली टच बेस करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम एम्फेसाइज इस चीज पे देंगे कि किसी पर्टिकुलर मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा या कम या किसी पर्टिकुलर मटेरियल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा या कम क्यों होता है, वो हमारे लिए इस चैप्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और वाटर का मेल्टिंग पॉइंट केल्विन में कितना है। तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट केल्विन के अंदर होता है 273 डिग्री सेल्सियस, जबकि बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 डिग्री सेल्सियस। तो इससे हमको पता चलता है कि केल्विन और सेल्सियस में क्या रिलेशनशिप है, और वो रिलेशनशिप मैंने यहां पे लिखा हुआ है जो कि आपको इजीली समझ में आ जाना चाहिए कि टेम्परेचर ऑन केल्विन इज इक्वल टू जो भी आपका सेल्सियस में टेम्परेचर है उसमें 273 सिंपली ऐड कर दो। हमेशा आपको केल्विन का टेम्परेचर दिखाई देगा ज्यादा, और ध्यान रखना जबकि आप किसी भी टेम्परेचर को सेल्सियस में लिखते हैं तो लिखते हैं 32 डिग्री सेल्सियस या फिर 45 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखते हैं। केल्विन के अंदर आप इसको डिग्री में नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे केल्विन को 273 केल्विन। 273 डिग्री केल्विन कुछ नहीं होता है, ये डिग्री कुछ नहीं होता है इसके अंदर, इसमें सिर्फ होता है 273 केल्विन, 373 केल्विन, 400 केल्विन, दैट्स ऑल। तो इसके बाद हम कुछ एग्जांपल लेते हैं जहां पे कि आपको समझ में आ जाएगा कि सेल्सियस को केल्विन में या केल्विन को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन जो आपकी एनसीईआरटी बुक का है वो ये है कि कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। तो ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होना चाहिए, हमको पता है कि केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस सेल्सियस, यानी कि सेल्सियस है 25 तो 273 प्लस 25 जो कि हो जाएगा 298, यानी कि टेम्परेचर हो गया 298 केल्विन। ध्यान रखना मैंने यहां पर डिग्री नहीं लगाया है।
तो अगर 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना होगा तो वो होगा 298 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको देखना है वो है कि किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर को केल्विन से सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करना है। तो केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का सेम फॉर्मूला ही है, केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस सेल्सियस। केल्विन इज इक्वल टू 300, 273 प्लस सेल्सियस, सेल्सियस becomes 300 minus 273 which is equal to 27 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना सेल्सियस मैंने 27 डिग्री सेल्सियस लगाया है, 27 सेल्सियस नहीं लिखा है इसको। तो हम यहां पे पढ़ने वाले हैं कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर कैसे होता है। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर मतलब यह है कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है, या गैस जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है। बेसिकली इंटरकन्वर्टिबिलिटी बिटवीन स्टेट ऑफ मैटर हम यहां पढ़ने वाले हैं। और हम देखते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर दो ऐसी चीजें हैं कि अगर वो फ्लक्चुएट होंगी यानी कि इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी तो उसकी वजह से स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है। तो हमने ये पढ़ा था कि हर एक मैटर जो है वो पार्टिकल से बना हुआ है। उन पार्टिकल्स के बीच में बेसिकली दो चीजें हैं जो हमने इंपॉर्टेंट पढ़ी थी, पहला इंटरपार्टिकल स्पेस और दूसरा इंटरपार्टिकल फोर्स, जिसको कि हम कोहेसिव फोर्स भी कहते हैं। अब टेम्परेचर या प्रेशर के चेंज होने से क्या होता है, टेम्परेचर या प्रेशर के चेंज होने से जो स्पेस होता है उन पार्टिकल्स के बीच में वो चेंज हो जाता है। और वो कैसे कि अट्रैक्शन जो है वो पार्टिकल्स के बीच में चेंज होने लगता है बिकॉज ऑफ अमाउंट ऑफ पार्टिकल मूवमेंट। तो अगर मैं इन तीनों पॉइंट को कंबाइन करके समझाऊं आपको तो बेसिकली होता यह है कि कोई भी मैटर जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होता है। हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो यहां पे सॉलिड का। इस सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही कम स्पेस है, और वो बहुत कम स्पेस इसलिए है क्योंकि सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं इंटर पार्टिकल फोर्स या फिर कोहेसिव फोर्स की वजह से जुड़े हुए हैं। जब आप इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो हीट प्रोवाइड करने की वजह से इसकी जो पार्टिकल्स हैं उनमें एक काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो अपनी पोजीशन पे बहुत फास्टली विगरसली मूव करने लगते हैं। और उस विगरसली मूव करने की वजह से जो उनके बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स या कोहेसिव फोर्स है वो वीक होने लगती है, और वो जैसे जैसे फोर्स वीक होगी वैसे वैसे उनके बीच में स्पेस जो है इंक्रीज होने लगेगा। तो बेसिकली होगा क्या, ये पर्टिकुलर मैटर जो है आपका थोड़े टाइम के बाद अपना स्पेस जो है वो बढ़ाने लग जाएगा, और उसके बाद उसको और आप हीट करेंगे तो ये जो है इनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और इस तरह से एक सॉलिड जो कि बहुत ही क्लोजली पैक्ड था वो लूजली पैक्ड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आप लिक्विड को और हीट करेंगे तो वो जाकर के गैस में कन्वर्ट हो जाएगा जहां पे कि पार्टिकल्स बहुत स्प्रेड आउट है। तो बेसिकली चेंज इन टेम्परेचर या चेंज इन प्रेशर से ये चीज होती है कि उन पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है जिसकी वजह से वो अपनी पोजीशन में मूव होकर के इंटर पार्टिकल फोर्स या कोहेसिव फोर्स को अवॉइड करके दूर दूर हो जाते हैं, और उनका इंटर पार्टिकल स्पेस या फिर डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाता है और वो स्प्रेड हो जाते हैं जस्ट लाइक अ गैस। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि किसी भी मैटर को अगर आप हीट या टेम्परेचर देंगे या उससे हीट या टेम्परेचर लेंगे, मतलब उसको ठंडा करेंगे, तो उसके पार्टिकल्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उस पे इंटर पार्टिकल फोर्स, इंटर पार्टिकल स्पेस, इन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और उसकी वजह से उसकी स्टेट जो है वो चेंज होने लगती है। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिफरेंट मटेरियल्स और डिफरेंट मैटर। तो हम पहला देखते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग बेसिकली क्या है, मेल्टिंग है इन सिंपल वर्ड्स कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, वो है मेल्टिंग। इसको हम कभी कभी फ्यूजन भी कह देते हैं। तो मेल्टिंग और फ्यूजन बेसिकली सेम टर्मिनोलॉजी है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज मेल्टिंग है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड। तो बेसिकली वो टेम्परेचर जिस पर कि एक सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड के अंदर उसको कहते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट। तो प्रोसेस का नाम है मेल्टिंग, और जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट है, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस का। नाउ मेल्टिंग पॉइंट इज बेसिकली इज अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जिन पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उनका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा हाई होगा। समझिए, अगर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर फोर्स को ब्रेक करने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जांपल में कि आयरन जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट 1500 डिग्री सेल्सियस है, जबकि वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। बेसिकली अगर हम देखें कि हायर मेल्टिंग पॉइंट मतलब हायर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
लोअर मेल्टिंग पॉइंट मतलब लोअर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस एग्जांपल से आप ये समझ सकते हैं कि आयरन और वाटर, इनके बीच में से किस पर्टिकुलर सब्सटेंस के पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ऑब्वियसली इट्स बिटवीन आयरन, क्योंकि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई है, हाई भी नहीं काफी हाई है वाटर से। तो जो चीज हमने अभी थ्योरेटिकली पढ़ी है उसी चीज को मैंने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने का ट्राई किया है। आपके पास तीन चीजें हैं, आइस, वाटर एंड स्टीम। तो बेसिकली कैसे कन्वर्जन हो रहा है, जो आइस जो कि सॉलिड है उसके पार्टिकल्स के बीच में काफी ज्यादा इंटर पार्टिकल फोर्स है, लेकिन जब आप उसको हीट करना स्टार्ट करते हैं तो वो इंटर पार्टिकल फोर्स कम होती है। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर सॉलिड को मिल रही है हीट, जिसकी वजह से इसको मिल रही है इसके पार्टिकल्स को मिल रही है एडिशनल काइनेटिक एनर्जी। तो एडिशनल काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से ये पार्टिकल्स जो है अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट होने लगते हैं, और जैसे ही वो अपनी पोजीशन में वाइब्रेट होते हैं इनके बीच में जो इंटर पार्टिकल फोर्स है वो इंटर पार्टिकल फोर्स वीकन होने लगती है, और ये पार्टिकल उस स्पेस के अंदर लूजली पैक हो जाते हैं, यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब उस पर्टिकुलर लिक्विड को अगर मैं फर्दर हीट करूं तो इन पार्टिकल्स को और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, और उसकी वजह से ये पार्टिकल्स जो हैं पूरी की पूरी, जो लूजली पैक होने के बाद भी उनमें जो इंटर पार्टिकल फोर्स थी उसको पूरा का पूरा ब्रेक करके बिल्कुल ही फ्री हो जाते हैं, और गैस की तरह पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में रिलीज होने लगते हैं। और ये स्टेज होती है जब लिक्विड वाटर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको समझ में आया होगा इस डायग्राम के थ्रू कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस कन्वर्ट होने में। तो मैंने आपको ये तो कॉन्सेप्ट समझा दिया कि लिक्विड से गैस में कैसे चीज कन्वर्ट होती है, लेकिन हम जो उसकी प्रॉपर प्रोसेस डेफिनेशन है वो भी देख लेते हैं। तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को कहते हैं हम बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन। और वेपराइजेशन बेसिकली क्या है, वो प्रोसेस जिसमें कि लिक्विड बॉयल होकर के रैपिडली गेट्स चेंज इनटू अ गैस, और ये पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर कि लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट, जिस तरह से मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट था डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स का, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस का बिकॉज ऑफ द इंटर पार्टिकल फोर्स, उसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस का बॉइलिंग पॉइंट भी डिफरेंट होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का होता है 78 डिग्री सेल्सियस, मरकरी का होता है 357 डिग्री सेल्सियस, जबकि वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर का बहुत ही स्टैंडर्ड है, वो सबको नॉर्मली पता होता है, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि मरकरी 357 डिग्री सेल्सियस है। इससे पता चलता है कि मरकरी के पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स वाटर के कंपैरेटिवली ज्यादा है, जबकि अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 78 डिग्री सेल्सियस है। इससे पता चलता है कि वाटर के कंपैरिजन में अल्कोहल के पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स थोड़ा सा वीक है। जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो हम समझते हैं कि क्या है। इस प्रोसेस के थ्रू आप गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, और ये पर्टिकुलर प्रोसेस है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू रेन भी होती है। कैसे? जो क्लाउड्स हैं वो एटमॉस्फेयर के अंदर होने की वजह से ठंडे होते हैं, और जैसे ही वो ठंडे होते हैं वो क्लाउड्स वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो करके आपको बारिश देते हैं। क्लाउड्स क्या है? क्लाउड्स गैस फॉर्म है, वाटर वेपर्स फॉर्म है, और जैसे ही वो ठंडे होते हैं वो वाटर वेपर्स वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो प्रोसेस भी कंडेंसेशन ही है। तो जो बारिश होती है आपके यहां पर वो कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू होती है। तो बेसिकली कंडेंसेशन प्रोसेस क्या है कि व्हेन गैस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। तो ये इन्होंने बहुत ही सिंपल एक टेस्ट दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंट है, आपको कर भी सकते हैं। जरूरी नहीं है कैटल ही आपको चाहिए, आपको सिर्फ स्टीम चाहिए। तो बेसिकली एक पर्टिकुलर कैटल या किसी भी यूटेंसिल के अंदर वाटर डालिए और उसको हीट करना स्टार्ट कीजिए। जैसे ही आप उसको हीट करना स्टार्ट करेंगे थोड़े टाइम बाद उसमें स्टीम निकलने लगेगी। जब वो स्टीम निकलने लगे तो उस स्टीम जहां पे जा रही है वहां पे आप एक प्लेट रखें और उस प्लेट में आइस रख दें। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम स्टीम को इस आइस प्लेट से टच करा रहे हैं, क्योंकि आइस प्लेट जो है ठंडी, और जब स्टीम आइस प्लेट से टच होगी तो स्टीम भी ठंडी हो जाएगी और स्टीम वाटर में वापस कन्वर्ट होकर के उस पर्टिकुलर प्लेट के नीचे आपको दिखेंगे वाटर ड्रॉपलेट्स, और वो थोड़े टाइम बाद ड्रिप होकर के नीचे गिरने लग जाएंगे। तो ये प्रोसेस आपको बताता है कि वाटर जिसको कि आपने बॉईल किया है और बॉईल होकर के वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो गए हैं, अगर उसी वाटर वेपर्स को आप ठंडा कर देंगे तो वो कंडेंस होकर के वापस वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे।
तो आई होप आपको मेल्टिंग, बॉइलिंग और कंडेंसेशन ये तीनों के तीनों प्रोसेस समझ में आए होंगे। थोड़ी देर में हम देखेंगे कि इन सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में इंटर कन्वर्टिबिलिटी के लिए कौन कौन से प्रोसेस यूज होते हैं और उसको हम समराइज करेंगे तो आपको पूरा का पूरा चार्ट और सब कुछ रिलेशनशिप भी समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली हम अब ये समझ लेते हैं कि ये प्रोसेस होता क्यों है। लॉजिकली सिंपल है, हम देख चुके हैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस के बेसिक फंडामेंटल्स। तो कंडेंसेशन प्रोसेस के अंदर जो स्टीम है जिसकी काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा है, जब वो किसी भी कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स का वाइब्रेशन एट देयर पोजीशन भी रिड्यूस हो जाता है और पार्टिकल्स धीरे धीरे पास में आने लगते हैं। जैसे ही पार्टिकल धीरे धीरे पास में आते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उसकी वजह से वो थोड़े से क्लोजली पैक हो जाते हैं। दे डोंट कन्वर्ट इनटू सॉलिड इमीडिएटली, और वो इतने क्लोजली पैक हो जाते हैं कि वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखी है कि व्हेन कंडेंसेशन हैपेंस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम पार्टिकल रिड्यूसेस and their vibration and they also slows down. They come closer until they start being attracted to each other and again form a liquid which is called loosely packed. तो ये explanation है condensation का। Next process है liquid to solid. Liquid to solid जो process है वो आपके melting का exactly reverse है। Melting में हमने कहा था solid to liquid, freezing is liquid to solid, तो ये उसका reverse है। तो बेसिकली फ्रीजिंग वो प्रोसेस है जिसके अंदर लिक्विड सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जब आप अपने रेफ्रिजरेटर के अंदर जो फ्रीजर है उसके अंदर पानी रखते हैं तो जब पानी आइस में कन्वर्ट हो जाता है वो आपका सिंपली प्रोसेस है फ्रीजिंग। और जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाकर के एक पर्टिकुलर लिक्विड फ्रीज हो जाता है उसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे ही आइस से वाटर में मेल्ट होती है और वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर से आइस में फ्रीज होता है। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और आइस का मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही 0 डिग्री सेल्सियस है। ये आपको पता होना चाहिए और ध्यान में रखिएगा। अब सिंपल एक्सप्लेनेशन है इसकी भी, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सेम कंडेंसेशन वाली इसकी भी एक्सप्लेनेशन है। जैसे ही लिक्विड कोल्ड एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है उसके जो पार्टिकल्स हैं जो वाइब्रेट कर रहे हैं उनका वाइब्रेशन स्लो हो जाता है और वो धीरे धीरे पास में आने लगते हैं ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जब वो पास में सफिशिएंटली आ जाते हैं तो वो पर्टिकुलर सब्सटेंस या वो पर्टिकुलर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है और वो हो जाता है काफी क्लोजली पैक्ड। तो ये पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन है फ्रीजिंग का। पर आपको समझ में आया होगा कि कंडेंसेशन और फ्रीजिंग इन दोनों के एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि इसके अंदर एक हॉट चीज जो है वो कोल्ड एनवायरनमेंट पे आ रही है और उसकी वजह से जो उसकी लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर है वो एक क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो रही है। तो लास्ट प्रोसेस इस कंप्लीट सीरीज के अंदर और इंटर कन्वर्टिबिलिटी ऑफ मैटर में है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन कौन सा प्रोसेस है? सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर सॉलिड डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट होता है या फिर वेपर डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होता है। यानी कि अगर आप किसी पर्टिकुलर सॉलिड को हीट करेंगे तो वो वाटर में कन्वर्ट ना हो करके सीधे वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम कहेंगे वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सब्सटेंस सब्लिमेट हो रहा है। लेकिन इसका रिवर्स भी ट्रू है कि अगर हम किसी वेपर्स को कूल करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट ना हो करके सीधे के सीधे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा और उसको हम कहेंगे कि प्रोसेस सब्लिमेशन का हो रहा है। ये बेसिकली हर एक प्रोडक्ट के अंदर नहीं होता है, कोई बहुत ही स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर ये होता है। और ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो हैं अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, नेफ्थलीन, एंथ्रेसीन और ड्राई आइस। आई एम श्योर आपने नेफ्थलीन बॉल्स देखी होंगी, आपने कैम्फर देखा होगा। ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऐसे हैं जो डायरेक्टली कन्वर्ट होते हैं फ्रॉम सॉलिड फॉर्म टू गैसियस फॉर्म, यानी कि वेपर्स में। अब बेसिकली कुछ दो डेफिनेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए। जब सॉलिड सब्सटेंस अंडरगो सब्लिमेशन इट इज कॉल्ड सबलाइन, और जब आप वेपर्स को कूल करते हैं और उसके बाद जो सॉलिड मिलता है वो है सब्लिमेट। तो अगर मैं इसको आपको आसान तरीके से समझाऊं तो क्या है, सॉलिड को जब आपने हीट किया तो ये कन्वर्ट हो गया गैस के अंदर या फिर वेपर्स के अंदर। इसको मैंने हीट किया तो ये हो गया कन्वर्ट गैस के अंदर। नाउ इन दिस केस इट इज कॉल्ड सबलाइन। लेकिन अगर मैं इसी गैस को वापस कूल कर दूं या फ्रीज कर दूं तो ये गैस कन्वर्ट हो जाएगी आपकी सॉलिड के अंदर, और उस केस में
ये पर्टिकुलर सॉलिड कहलाएगा सब्लिमेट। ये डेफिनेशन आप यहां देखिए, सॉलिड सब्सटेंस विच अंडरगो सब्लिमेशन इज कॉल्ड सबलाइम। यानी कि पहली डेफिनेशन, सॉलिड सब्सटेंस विच अंडरगो सब्लिमेशन। सॉलिड का सब्लिमेशन कैसे होगा? हीट देने पर। तो यानी कि जब सॉलिड को आप हीट देते हैं और वो गैस में कन्वर्ट होता है तो वो सॉलिड कहलाता है सबलाइम। लेकिन नेक्स्ट डेफिनेशन, सॉलिड ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग द वेपर्स ऑफ द सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेट। यानी कि गैस को अगर आपको सॉलिड में कन्वर्ट करना है थ्रू प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, क्या करना होगा? आपको उसको फ्रीज करना होगा। तो फ्रीज करके जो आपको सॉलिड मिलता है वो है सब्लिमेट। आप दोबारा से डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, डेफिनेशन पढ़ के आपको ये क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल देखेंगे यहां पे, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं और सबलाइम और सब्लिमेट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो इस पर्टिकुलर सब्लिमेशन प्रोसेस को पढ़ने के बाद आपको सारे के सारे प्रोसेस इंटरकन्वर्टिबिलिटी बिटवीन मैटर, स्टेट ऑफ मैटर में समझ में आ गए हैं। और हम इस पर्टिकुलर चार्ट के थ्रू ये समझाते हैं कि इन सब मटेरियल्स या स्टेट ऑफ मैटर के बीच में किस तरह से ट्रांजैक्शंस होती हैं। ट्रांजैक्शन इज नॉट अ लिटरल वर्ड, पर हां, किस तरह से इन सब के बीच में कन्वर्जन होता है। तो यानी कि अगर हम पहले सॉलिड से ले तो सॉलिड को अगर मेल्ट करेंगे यानी कि उसको हीट देंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस लिक्विड को हम फर्दर हीट देंगे या कि बॉयल करेंगे या फिर उसको इवेपोरेशन होगा तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल देखते हैं, आइस को आपने हीट किया यानी कि मेल्ट, आइस को मेल्ट किया आपने वाटर के अंदर, और उसी वाटर को आपने फिर हीट किया यानी कि वाटर को आपने बॉयल किया या वाटर इवेपोरेट हुआ, वो कन्वर्ट हो गया वाटर वेपर्स के अंदर। अब इन्हीं वाटर वेपर्स को आपको अगर वापस लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो वाटर वेपर्स को आपको ठंडा करना होगा, जो प्रोसेस कहलाता है कंडेंसेशन। और अगर लिक्विड को आपको सॉलिड के अंदर वापस कन्वर्ट करना है तो आपको लिक्विड को वापस ठंडा करना होगा, और यह प्रोसेस कहलाता है फ्रीजिंग। लेकिन किसी किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर जहां पे कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस कन्वर्ट नहीं होता, या फिर गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड कन्वर्ट नहीं होता, बट डायरेक्ट कन्वर्जन होता है सॉलिड से गैस के बीच में या गैस से सॉलिड के बीच में, उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। तो ये हमने पूरा का पूरा चार्ट समझ लिया। आपको ये सारे के सारे टर्म्स, कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए। अगर कोई भी आपसे कभी भी सोते हुए पूछ ले कि टेल मी व्हाट इज बॉइलिंग, टेल मी व्हाट इज फ्रीजिंग, टेल मी व्हाट इज सब्लिमेशन, टेल मी व्हाट इज इवेपोरेशन, टेल मी व्हाट इज फ्रीजिंग, ये सारी की सारी चीजें आपको टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें अगर आपको नहीं समझ में आई हैं, नहीं पता है, तो आगे जब आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे केमिस्ट्री का और डीपर कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे या डीपर थ्योरम्स या फिर डीपर कॉन्सेप्ट समझेंगे या फंडामेंटल्स में जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए अगर आपको कुछ भी डाउट है, थोड़ा सा पीछे चले जाइए, आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक बार या दो बार देखने में बहुत आराम से समझ में आ जाएंगे। और ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही आसान चीज है, जो कि ऑलरेडी आप पढ़ भी चुके होंगे। आई एम श्योर आपने 7th 8th क्लास में चीजें पढ़ी होंगी, लेकिन यहां पर मेजर एम्फेसिस सब्लिमेशन, इवेपोरेशन, बॉइलिंग, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, इन पे नहीं है। यहां पे मेजर फोकस ये है कि इन प्रोसेस में जो इंटरकन्वर्टिबिलिटी हो रही है मैटर के बीच में, उसके पीछे फंडामेंटल रीजन क्या है, और जो हम एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आई एम श्योर आपको ये अब तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जो कि शायद आपके लिए नया इंट्रोड्यूस हुआ हो। मुझे पता नहीं है कि आपने ये अपनी पिछली या प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है या नहीं, लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रिटिकल सब टॉपिक है, जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है। और इस चीज का एडवांस लेवल या एडवांस वर्जन आपको 11th क्लास में दोबारा पढ़ाया जाएगा, जब आपको हीट टॉपिक पढ़ाएंगे। तो उस समय आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक थोड़े एडवांस लेवल में पढ़ना होगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप इसको अभी अच्छे से समझ लें। बेसिक कॉन्सेप्ट लेटेंट हीट का क्या है, लेटेंट हीट कितने तरह की होती है, लेटेंट हीट की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या है, वो आपको समझ में अगर आ गया तो 11th क्लास में जब आप साइंस से पढ़ेंगे, अगर आपने साइंस लिया और साइंस पढ़ा, तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक फंडामेंटल आपके क्लियर हो। तो लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है? बेसिकली हिडन हीट। अब ये हिडन हीट क्यों है, तो मैं आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, और उसके बाद फिर हम इसको पूरा का पूरा समझेंगे कि मैंने यहां पे क्या लिखा हुआ है। तो बेसिकली आप जब आइस को हीट करना स्टार्ट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपको पता है। और ये प्रोसेस जो हम कह रहे हैं, ये है प्रोसेस मेल्टिंग। आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, और जब आप उसको मेल्ट करना स्टार्ट करेंगे तो
एक पॉइंट ऐसा आएगा जब पूरी की पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन उस समय उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वाटर का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस होगा। अब क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैं इतनी देर से आइस को हीट किए जा रहा हूं, लेकिन उसका टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है। हुआ क्या है, बस वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है, लेकिन टेम्परेचर आइस का भी 0 डिग्री सेल्सियस था और वाटर का भी 0 डिग्री सेल्सियस है। तो बेसिकली जो मैं इतने से हीट दिए जा रहा हूं वो हीट गई कहां? अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है, क्योंकि वही हीट है छुपी हुई हीट। हिडन मतलब छुपी हुई, और उसको हम केमिस्ट्री के टर्म्स में कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट बेसिकली वो हीट है जो कि आपके सब्सटेंस को दिया जाता है जिससे कि उसकी स्टेट चेंज हो सके विदाउट इंक्रीज इन टेम्परेचर। वही चीज मैंने लिखी है यहां पे, द हीट एनर्जी गिवन टू अ सब्सटेंस टू चेंज इट्स स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। ये दोनों के दोनों डेफिनेशन आपको साथ में पढ़नी है, साथ में देखनी है। तो वो हीट जो कि सब्सटेंस का स्टेट चेंज करती है वो है लेटेंट हीट, लेकिन लेटेंट हीट डज नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। तो ये जब दोनों डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेटेंट हीट इज दैट पर्टिकुलर हीट व्हिच कन्वर्ट्स अ पर्टिकुलर सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट विदाउट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। वही चीज मैंने एक्सप्लेन की थी यहां पर। आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस को जो हम हीट करते हैं तो वो लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट होती है, और जो हीट आपने दी है इस आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए वो है लेटेंट हीट। और अगर मैं थोड़ा और स्पेसिफिकली बताऊं तो ये है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आपको याद होगा फ्यूजन वर्ड मैंने यूज किया था मेल्टिंग के लिए, तो ये पर्टिकुलर जो हीट आप दे रहे हैं वो हीट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सो दैट आइस कैन मेल्ट फ्रॉम सॉलिड स्टेट एंड बिकम अ लिक्विड स्टेट। लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं हर बार आपको ये कहता हूं कि मैं आपको लॉजिकल रीजन दूंगा और उसके बिना मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। तो इस बात का लॉजिकल रीजन क्या है कि ये पर्टिकुलर हीट कहीं पे छुप गई है जाकर के और हमको दिखाई नहीं दे रही है, इसका कोई इंपैक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। एक्चुअली इसका इंपैक्ट दिखाई दे रहा है, इसका इंपैक्ट आपको ये दिखाई दे रहा है कि सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है। पर आपका क्वेश्चन बिल्कुल लॉजिकल है कि ये हीट जगह छुप कहां गई है? तो उसका आंसर ये है कि सॉलिड जिसके की पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं बिकॉज ऑफ द इंटर पार्टिकल फोर्स स्ट्रांग होता है उनके बीच में। अब कुछ तो ऐसा चाहिए ना कि ये इंटर पार्टिकल फोर्स जो है ब्रेक हो, ये इंटर पार्टिकल फोर्स और लूजन हो। वो लूजन करने के लिए कौन हेल्प करेगा? वो इंटर पार्टिकल फोर्स या कोहेसिव फोर्स लूजन करने के लिए जो चीज हेल्प करती है वही है लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट बेसिकली इज द फोर्स और बेसिकली इज द हीट सप्लाइड to overcome the force of attraction between the particles during the change of state। तो वो उनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है उसको ओवरकम करने में हेल्प करती है। इसलिए ये पूरी एनर्जी जो हीट की फॉर्म में है वो पार्टिकल्स की इंटर पार्टिकल फोर्स को ब्रेक करने में खत्म हो जाती है और वो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा पाती। इसलिए ये लिखा हुआ है आगे, इट डज नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, thus there is no increase in temperature। ये सिर्फ बॉन्ड्स या फिर इंटर पार्टिकल फोर्स को ही ब्रेक कर पाती है। उसके बाद आप उसको कंटिन्यूअसली हीट देते रहे, जब इंटर पार्टिकल फोर्स ओवरकम हो गई है उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि अब आइस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी है और अब उसको हीट देने पर लिक्विड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना स्टार्ट होगी, और जब उन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना स्टार्ट होगी तो उस पर्टिकुलर लिक्विड का टेम्परेचर भी बढ़ने लगेगा। अब जो लेटेंट हीट है वो दो तरह की है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है लेटेंट हीट का, लेटेंट हीट कहां पे जाके छुपती है, लेटेंट हीट का पर्पस क्या है, लेटेंट हीट टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ाती है, तो ये अब बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ ये यहां पे देखना है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस को 1 kg आइस को वाटर में कन्वर्ट करने में कितनी होत लगती है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 1 kg ऑफ वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने में कितनी लगती है, और उसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है, जो कि हम नेक्स्ट सब्सिक्वेंट स्लाइड में पढ़ेंगे। पर अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो वो चीज तो आपके लिए हलवा है। तो हम देखते हैं पहले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। नॉर्मली लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वही एक स्टैंडर्ड टर्म है जो कि आप मोर ऑफन सुनेंगे। लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाता है, क्योंकि फ्यूजन और मेल्टिंग दोनों के दोनों सेम होते हैं।
तो इसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है हमको, जिसके अंदर उन्होंने एक बीकर लिया है, उस बीकर के अंदर उन्होंने आइस रखी और उस आइस को उन्होंने टेम्परेचर मेजर करना स्टार्ट किया। तो नीचे से उन्होंने बर्नर और ट्राइपॉड स्टैंड के रख करके उसको हीट करना स्टार्ट किया और उन्होंने देखा कि जब पर्टिकुलर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर ही है तभी पूरी की पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट हो गई, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ा। जब पूरी की पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट हो गई, एक भी क्रिस्टल या एक भी क्यूब नहीं रह गया और उसके बाद हम कंटिन्यूअस हीट देते रहे, तब जाकर के उसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हुआ। तो जैसे ही मैंने कहा था कि जब पूरा का पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, जो हीट कंज्यूम होती है वो हीट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो हम देखते हैं क्या लिखा है। द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और मैं वाटर का एग्जांपल बार बार ले रहा हूं क्योंकि वाटर जो है बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड थिंग है। हमें सबने आइस, वाटर और वेपर्स देखे हैं, इसलिए हम बहुत इजीली रिलेट कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं टॉपिक को। लेकिन यही चीज किसी और सब्सटेंस, किसी और एलिमेंट के लिए भी एप्लीकेबल है। तो अगर हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन देखें, जो कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन है एसआई फॉर्म में, वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ सॉलिड, ध्यान रखना, सॉलिड इज अ क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स। जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी कि वो पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इन जूल्स जो कि 1 kg ऑफ सॉलिड को एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट कन्वर्ट कर दे लिक्विड में। इसका मतलब क्या है? सिर्फ वाटर का एग्जांपल वहां से लेते हैं। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वो हीट जो कि 1 kg आइस को वाटर में कन्वर्ट कर दे एट 0 डिग्री सेल्सियस ओनली, वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर वाटर। और इसी को एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं आप कि वो पर्टिकुलर हीट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर एनी सब्सटेंस। वाटर के लिए ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है 3.35 इंटू 10⁵ जूल्स पर केजी। यानी कि 1 kg आइस को अगर आपको 1 kg वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो आपको उसको 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स एनर्जी देनी पड़ेगी, so that it only converts from ice to water without increasing its temperature. अब यह बात ध्यान रखने की है कि 0 डिग्री सेल्सियस आइस 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से ज्यादा इफेक्टिव है। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं आपको ये अभी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। एग्जांपल जब मैं बताऊंगा आपके लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्या होते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के, तब आपको मैं ये कॉन्सेप्ट अच्छे से दोबारा समझाऊंगा। नाउ अब ये बस ध्यान रखिए, 1 kg ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैज 3.34 इंटू 10⁵ मोर एनर्जी देन 1 kg ऑफ आइस। आपको समझ में आया होगा, 1 kg ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैज मोर एनर्जी देन 1 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। वो कितनी है? 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स। नेक्स्ट बिल्कुल सिमिलर रेप्लिका हम देखते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? विच कन्वर्ट्स अ लिक्विड इनटू गैस, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सिमिलर बिल्कुल एक्सपेरिमेंट किया है। यहां पे बस हमने आईसीजी का वाटर रख दिया है और उसको बॉईल करना स्टार्ट किया। जब पूरा का पूरा पानी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है तब जाकर के उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। ये एक्सपेरिमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जब तक आप टेम्परेचर मेजर करेंगे तब तक पूरा पूरा वाटर इवेपोरेट होकर के आइस वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट घर पे करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट आप यूज कर सकते हैं। तो हम इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड, ध्यान रखिए, लिक्विड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स which is given to 1 kg of liquid to convert into 1 kg of gas without any change in temperature। तो आपको सिंपल इजी समझ में आ गई होगी क्योंकि हमने यही चीज बिल्कुल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में पढ़ी थी। वहां पे सिर्फ लिक्विड की जगह सॉलिड हो गया था और ये कन्वर्ट कर रहा था 1 kg ऑफ सॉलिड टू 1 kg ऑफ लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट इंक्रीज इन टेम्परेचर। ध्यान रखने वाली बात यह है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर वाटर इज 22.5 इंटू 10⁵। ये वो पर्टिकुलर हीट है जो कि स्टीम 1 kg स्टीम के अंदर ज्यादा है 1 kg वाटर से एट 100 डिग्री सेल्सियस।
तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर 22.5 into 10⁵ जूल्स एनर्जी ज्यादा है 1 kg स्टीम के अंदर देन 1 kg ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1 kg ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज मोर डेंजरस और पोटेंशियली आपको ज्यादा हर्ट करके या ज्यादा जला सकती है देन 100 डिग्री सेल्सियस वाटर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक छुपी हुई हीट है जिसको कि हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कह रहे हैं ऑफ 22.5 into 10⁵। कई बार एग्जाम्स में ये सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ स्टीम is more effective in heating a particular process than 100 degree Celsius of water. उसका सिंपल आंसर ये है कि this is because of the fact that 100 degree Celsius of steam is having latent heat of vaporization which is more in 100 degree Celsius steam than 100 degree Celsius water. तो आपको समझ में आ गया होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर से ज्यादा खतरनाक या फिर ज्यादा इफेक्टिव क्यों है। आपको यह याद रखना है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज 3.5 into 10⁵, जबकि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज 22.5 into 10⁵। आपके अगर इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर न्यूमेरिकल्स आए इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पे, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये वैल्यू देंगे। लेकिन अगर कल को आप हायर स्टडीज के लिए जाने के लिए IIT JEE का एग्जाम देते हैं तो उस एग्जाम में आपको ये डेफिनेशन या फिर ये वैल्यू नहीं दी जाएगी। आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको ये वैल्यूज याद है। तो अगर अभी से आप चाहते हैं कि IIT JEE के लिए प्रिपरेशन करना, जो कि मैं कराऊंगा, लेकिन आपका चैप्टर कंप्लीट सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, और मेरा प्लान ये भी है कि 9th-10th के बाद मैं आपको 11th-12th की कोचिंग भी दूं स्पेसिफिकली फॉर फिजिक्स एंड मैथ्स। केमिस्ट्री में अभी बहुत सर्टेन नहीं हूं, लेकिन फिजिक्स और मैथ्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा वो चीजें। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप कल को IIT JEE के एग्जाम के लिए अपीयर होना चाहते हैं तो इस तरह के फॉर्मूलाज आपको पता होना, या इस तरह की वैल्यूज, स्टैंडर्ड वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, मेमोराइज होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं विदाउट दे विल प्रोवाइडिंग यू दैट 3.5 into 10⁵ इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर वाटर फॉर आइस, और 22.5 into 10⁵ इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर वाटर। आपको ये वैल्यूज स्टैंडर्ड कांस्टेंट वैल्यूज याद होनी चाहिए। ये इस पर्टिकुलर चैप्टर का ही लास्ट स्लाइड है और इसमें मैंने बताया है कि एप्लीकेशन ऑफ लेटेंट हीट हमको रियल लाइफ में कैसे दिखता है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंट्यूटिव है, आपको समझ में आ भी जाएगा। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि अगर आप किसी पर्टिकुलर आइस चीज को अपने हाथ में लेते हैं तो आप देखते हैं कि थोड़े टाइम के बाद ही आपका हाथ जो है वो ठंडा हो गया है, आप उस आइस को पकड़ नहीं पा रहे हैं और आइस जो है मेल्ट होकर के डिप टिप करके वाटर गिरने लगता है। वो सिंपली इसलिए क्योंकि आपके हैंड से हीट आइस में ट्रांसफर हो रही है और वही है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसकी वजह से आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि आप कोई भी परफ्यूम या फिर डीओ या अल्कोहल या स्प्रिट अपने हाथ पे लगाएं तो थोड़ी देर में वो स्प्रिट, अल्कोहल, परफ्यूम या डीओ इवेपोरेट हो जाएगा और उस एरिया को ठंडा कर जाएगा। उसका सिंपल रीजन ये है कि वो पर्टिकुलर एरिया से ये चीजें जो कि स्प्रिट, डीओ, परफ्यूम लेटेंट हीट लेकर के उड़ जाते हैं और उसकी वजह से वो एरिया आपको ठंडा ठंडा लगने लगता है। और वही चीज यहाँ पे इन्होंने इस एग्जाम्पल में दिखा भी रखी है। ये भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बहुत बार आपको एग्जाम के अंदर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि राइट मी द डेफिनेशन ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वो एक्सपेक्टेड है, एग्जामिनर को पता है, ये चीज आपको पता है, लेकिन एग्जामिनर को ये देखना है कि आपको वो चीज पता होने के बाद उसकी एप्लीकेबिलिटी समझ में आती है या नहीं। इसलिए वो आपसे ये पूछने की बजाय कि टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये आपसे शायद वो नहीं पूछेंगे। वो आपसे पूछेंगे टेल मी व्हेन यू पुट अ स्प्रिट ऑन योर हैंड इट इवेपोरेट्स बट इट लीव्स दैट स्पेस कूल, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट। तब आपको बताना है कि इट टेक्स द लेटेंट हीट ऑफ vaporization from that particular space and as a result of which this particular space where you have put the spirit it feels cool after it get evaporates। तो ये आपको दोनों के दोनों एग्जांपल समझ में आ गए होंगे। और लास्ट एग्जांपल वो है जो कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था, समझाया था कि क्यों steam at 100 degrees Celsius is more dangerous and it can potentially burn you more
एज कंपेयर टू 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। उसका सिंपल रीजन ये है कि 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम के अंदर 22.5 इंटू 10⁵ जूल्स पर केजी एनर्जी ज्यादा होती है, विच इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो आई होप आपको लेटेंट हीट के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो आपने रियल लाइफ में देखे हैं वो समझ में आ गए होंगे। कल को अगर इन चीजों पे कोई भी आपका क्वेश्चन आ जाए, और इन पे पोटेंशियली क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली एग्जाम पूरे चैप्टर के एंड में इनको लिखा है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मैंने PYQs यानी प्रीवियस के क्वेश्चंस में देखे हैं। तो ये अगर आपको तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं, देन आई थिंक यू आर गुड टू गो विद लेटेंट हीट कॉन्सेप्ट। और आप इस पर्टिकुलर चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको पोटेंशियली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप डरिए मत, बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि अगर आपको ये लग रहा है कि ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया है, आपकी जान छूटी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि मैं आपको ये टास्क दे रहा हूं कि आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर थॉरोली पढ़ना है। मैंने अभी तक इसके 3 वीडियो बनाए हैं, लेकिन मैं तीनों के तीनों वीडियो क्लब करके एक वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आपके इस पर्टिकुलर लर्निंग प्रोग्रेशन में कोई भी डिस्ट्रप्शन ना आए। इसके बाद हम पढ़ेंगे मैथ्स का चैप्टर, जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैंने पहले सोचा कि मैं क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पकड़ूं, लेकिन मुझे लगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़ चुके हैं, लीनियर इक्वेशंस आप पढ़ चुके हैं। लेकिन इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट पकड़ा जाए स्टार्टिंग में ही, जो आपकी छुट्टियां चल रही हैं, जो कि आपने आज तक भी एक्सपोजर नहीं लिया है, जिससे कि जब आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक को स्कूल में पढ़ाया जाए तो आपको ये आइडिया रहे कि ये टॉपिक है क्या, आपको बेसिक आइडिया सब चीजों का उस समय हो। इसलिए मैंने सोचा है कि 9th और 10th दोनों के मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक पिक करूंगा, जिसका कि आपको कोई एक्सपोजर नहीं है, आपने लाइफ में आज तक कभी नहीं पढ़ा है। उसके बाद मैं पकड़ूंगा 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री। 9th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है, तो उसके बाद मैं देखता हूं कि स्टैटिस्टिक्स या प्रोबेबिलिटी कौन सा टॉपिक आपके है, वो मैं देखूंगा। लेकिन मेरे पास बुक रखी हुई है ऑलरेडी यहाँ पर 9th क्लास की, साइंस की और मैथ्स की, तो मैं इसमें देख करके ये बताऊंगा आपको कि कौन सा मुझे टॉपिक इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद पढ़ाना है। अगर आप मुझे ये रेकमेंड करेंगे कि आपको जो चैप्टर स्पेसिफिकली पढ़ना है, तो मैं उस पर्टिकुलर चैप्टर को पकड़ लूंगा। लेकिन नहीं तो मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना हम लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इसके बाद पढ़ें और अपना अलजेब्रा पूरा पूरा खत्म कर दें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद, एंड देन वी विल मूव टू मेजरली ऑन ज्योमेट्री। और मुझे दिख रहा है कि आपके इस पर्टिकुलर ईयर में ज्योमेट्री का बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, तो हम अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म कर देंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा फिनिश करने के बाद देन वी विल मूव कंप्लीटली ऑन ज्योमेट्री। उससे पहले एक टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स, बहुत ही बेसिक सा है आपके केस में, सिर्फ डेटा रिप्रेजेंटेशन या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन, हम वो टॉपिक भी खत्म कर लेंगे और उसके बाद हम पूरा पूरा फोकस लगाएंगे अपना ज्योमेट्री के ऊपर। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, आई होप आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। और मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूं कि आप ये पूरा चैप्टर एक बार थॉरोली दोबारा से रिवाइज करें, क्योंकि इसके बाद मैं टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस पिक करके वो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस लूंगा और मैं उस टेक्स्ट बुक से वो क्वेश्चंस लेकर के आपको उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे कि आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही नहीं है, बल्कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस भी आ गया है। So I hope you like it. If you like it, then please do subscribe this channel, because I am going to have a lot of learning which is not only limited to 9th standard or 10th standard. मेरा प्लान ये है कि मैं इस पे आपको क्विक कैलकुलेशन करने के तरीके ही बताऊं, जैसे कि वैदिक मैथमेटिक्स, अबैकस, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग रन में भी। तो आप प्लीज ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपने फ्रेंड्स को कहिए चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, और इस पर्टिकुलर वीडियो को देख करके जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं वो क्वेश्चंस आप इस पे पोस्ट कीजिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। और टिल देन हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैप्पी लर्निंग।